हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा वो कितना तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं जैव विविधता को। जैव विविधता क्या होती है, यानी कि जैव विविधता, विविधता से मतलब होता है भिन्नताएं, और जैव से मतलब होता है जो भी जीव होते हैं, प्राणी होते हैं या वनस्पति, यानी कि लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर जो लिविंग थिंग्स में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि कई तरीके जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। उनमें प्रजातीय भिन्नता होती है, आनुवंशिकीय भिन्नता भी होती है। तो भिन्न भिन्न टाइप की प्रजातियाँ, वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये विविधता ही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये विविधता है। तो यही विविधता जैव विविधता कहलाती है। इसके अलावा अगर बात करें, जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये दो शब्दों से मिल करके बना है, एक तो बायो और एक डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो बायो का अर्थ होता है वो होता है लिविंग्स, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज। लिविंग से मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित वस्तुएं या सजीव जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो भी सजीव होते हैं। तो जो भी लिविंग्स होते हैं उनका अर्थ होता है, मतलब बायो का अर्थ होता है लिविंग्स, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज, मतलब अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ। तो जो भी लिविंग्स हैं, यानी कि जो भी पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ या जीव जंतु हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियों को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसके आगे हम देख लेते हैं, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश अथवा बायोम में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब इसको और अगर हम आसान शब्दों में समझें तो कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रदेश, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र, बायोम, जहाँ पर पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की जो विभिन्नता होती है वो मिलती है, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो आई होप आपको जैव विविधता समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आगे और देख लेते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड एफ दासमैन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में किया था। तो ये याद रखना है कि जो जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेमंड एफ दासमैन ने किया था, और इनकी एक पुस्तक थी ए डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। लेकिन इन्होंने पहले प्रयोग तो किया था, लेकिन इन्होंने जैव विविधता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, यानी कि ज़्यादा बातचीत नहीं की, इन्होंने सिर्फ प्रयोग ही किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ना पूछ करके यहाँ से पूछा जाता है, जो जैव विविधता के जनक हैं वो वाल्टर जी रोजेन हैं, इन्हें शॉर्ट में डब्ल्यू जी रोजेन भी कहते हैं। इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में किया था। तो यदि ऑप्शन में ये ना हो और ये पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द के जनक कौन है, तब तो हमें यही बताना है। इसके साथ ही अगर ये भी पूछा जाता है कि जो जैव विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो भी हमें डब्ल्यू जी रोजेन ही बताना होता है, यदि ये ऑप्शन में नहीं होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। जनक के रूप में तो आपको डब्ल्यू जी रोजेन ही याद रखना है। उसके आगे हम देख लेते हैं जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय, समुदाय या परतंत्र विविधता। तो तीनों को एक एक समझ लेते हैं। आनुवंशिक जो विविधता होती है उससे मतलब होता है कि जो आनुवंशिक होते हैं, मतलब जो हमें आनुवंशिक गुण अपने पूर्वजों से मिलते हैं, तो उनके कारण भी भिन्नताएं होती हैं। तो वो भिन्नताएं होती हैं जो कि हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं, उनके कारण जो भिन्नता होती है जीवों में, उसे हम कहते हैं आनुवंशिक विभिन्नता या आनुवंशिकता विविधता। तो आनुवंशिकता एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है। किसी भी व्यक्ति में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होता है आनुवंशिक विविधता कहलाता है। यानी कि जो भी गुण हमें वंशानुक्रम में मिलते हैं उसके कारण जो हमें विविधताएं पाई जाती हैं वही हमारी आनुवंशिक विविधता कहलाती है। क्योंकि ऐसा सामान्यतः देखने को भी मिलता है, कोई किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं। तो इस तरीके की जो विविधताएं होती हैं जीवों में, उन्हें हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आनुवंशिकी विविधता होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रजातीय विविधता। तो अगर बात करें प्रजातीय विविधता की, तो ये विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। जातियों से मतलब यहाँ पर ऐसे है जो जीव जंतुओं के बीच में आपस में प्रजातीय भिन्नता होती है, जैसे खरगोश हो गया, सर्प हो गया, गाय, शेर, भेड़, बकरी, ये सब अलग अलग प्रजाति के हैं। मतलब इनकी जो जातियाँ हैं वो एक ही जाति के नहीं है, मतलब सभी भेड़ नहीं है या सभी बकरियाँ नहीं है, इस तरीके से एक ही ग्रुप में नहीं आती, ये इन सभी का अलग अलग ग्रुप है। तो इस तरीके से इनकी जो प्रजातीय भिन्नता होती है, मतलब ये अलग अलग टाइप के हैं। तो इस कारण से जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रजातीय विविधता। उसके अलावा सामुदायिक या परतंत्र विविधता की बात करें तो एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या परतंत्र विविधता कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही समुदाय में कोई भी मतलब समुदाय है तो वहाँ पर सभी टाइप के जीव जंतु होंगे, वहीं कोई दूसरा समुदाय होगा तो वहाँ पर अलग टाइप के जीव जंतु होंगे। तो इस तरीके से एक समुदाय के जो जीव जंतु होते हैं और उसके अलावा जो दूसरे समुदाय के जीव जंतु होते हैं तो उनमें आपस में जो विभिन्नता होती है उसे हम सामुदायिक विविधता या परतंत्र विविधता कहते हैं। जैसे कि घास का मैदान हो गया, पर्वतीय आवास हो गए, जल का परतंत्र हो गया। इस तरीके से अगर घास के मैदान की बात करेंगे तो उसमें जो जीव जंतु पाए जाएंगे और पर्वतीय आवास में जो जीव जंतु पाए जाएंगे इनमें आपस में भिन्नताएँ होंगी। जल का परतंत्र की मतलब अगर बात करें तो वहाँ पर जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। इस तरीके से आपस में जो विभिन्नताएँ होती हैं, मतलब जो सामुदायिक विभिन्नता होती है उसे हम सामुदायिक या परतंत्र विविधता कहते हैं। तो आई होप आपको सभी ये आनुवंशिकी, प्रजाति और सामुदायिक विविधता समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि भूमध्यरेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता या अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जो भूमध्यरेखीय प्रदेश होता है, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से ऐसे भूमध्य रेखा निकलती है और ऊपर से कर्क और नीचे से मकर रेखा, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय, यह यहाँ पर जो ताप या आर्द्रता अच्छी पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो भूमध्यरेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहीं पर हम एक चीज़ और बता दें कि भूमध्यरेखीय प्रदेश में विविधता अधिक पाई जाती है, इसके साथ साथ जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो जो जैव विविधता है वो घटती जाती है। मतलब जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा हमारा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएंगे तो जो जैव विविधता है वो घटती जाती है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो जैव विविधता है वो घटती है या बढ़ती है, तो घटती है। और ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा आगे और बात कर लेते हैं जैव विविधता का मापन। तो जैव विविधता मापन शब्द के जो जनक हैं वो हैं HR विटेकर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इस पॉइंट को क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही जो जैव विविधता मापन की विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। तो तीनों विधियों को देख लेते हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। और तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अल्फा विविधता की, तो अल्फा विविधता में आनुवंशिक समरूपता को देखा जाता है, मतलब आनुवंशिक समरूपता का मापन किया जाता है और जीवों की संख्या भी ज्ञात की जाती है। आनुवंशिक समरूपता से मतलब होता है कि जो आनुवंशिक गुणों के कारण कितनी समानता है, कितनी भिन्नताएं हैं, ये चीज़ें अल्फा विविधता में देखी जाती हैं। और बीटा विविधता की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत प्रजातियों के पलायन को देखा जाता है। मतलब ऐसे है कि भिन्न भिन्न मौसमों में जो प्रजातियां हैं वो पलायन करती हैं, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाती हैं। तो इस टाइप से जो विविधता उत्पन्न होती है उसको हम बीटा विविधता के अंतर्गत मापते हैं। और गामा विविधता की अगर बात करें तो यहाँ पर जीवों में आपसी अंतर संबंध को देखा जाता है। मतलब जो भी दूसरे समुदाय के जीव हैं या मतलब एक समुदाय के जीवों का जो दूसरे समुदाय के जीवों से है वो किस प्रकार से अंतर संबंध है, ये मापा जाता है गामा विविधता के अंतर्गत। तो इन सभी को याद रखेंगे। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है। मतलब
किस कारणों से जो जैव विविधता है वो उसका विनाश हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानवीय भी कारण है। प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी, उल्कापिंड का पृथ्वी पे टकरा जाना या जंगल में लगने वाली आग। तो इन सभी कारणों से भी जैव विविधता का विनाश होता है, जैव विविधता नष्ट होती है, और ये सारे जो कारण हैं ये प्राकृतिक कारण होते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि मानवीय कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण करना, मतलब उद्योगों का बहुत ज़्यादा उद्योगों की स्थापना कर देना, तो इससे भी जो जैव विविधता है उसका विनाश हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है। प्राकृतिक आवास को नष्ट करना, मतलब जो पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको काट देना। तो पेड़ पौधों को जब हम काटेंगे तो क्या करेंगे, जैव विविधता का नाश ही करेंगे। तो ये कुछ मानवीय कारण होते हैं। जैसे वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, मान लो जो भी जीव जंतु हैं उनका हमें अवैध शिकार भी नहीं करना है, क्योंकि यदि हम जीव जंतुओं को नष्ट करेंगे, मारेंगे, तो जो जीव जंतु हैं वो नष्ट होते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, जैव विविधता का नाश होगा। झूम खेती करना, स्थानांतरित खेती। झूम खेती से मतलब कुछ लोग जब खेती करते हैं तो एक जगह के जंगल को काट देते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा कहीं और खेती करते हैं, मतलब इस तरीके से जंगलों को काटते हुए चले जाते हैं। तो इससे भी जो हमारी जैव विविधता है उसका विनाश होता है। तो ये हमारे हो गए मानवीय कारण और ये प्राकृतिक कारण, इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा जैव विविधता की प्रवणता को समझ लेते हैं। तो जैव विविधता अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आर्द्रता, जलवायु परिवर्तन, मृदा। तो जो हमारी जैव विविधता है ये आर्द्रता पर निर्भर करती है, जलवायु पर भी निर्भर करती है, मतलब कहाँ की कैसी जलवायु है, और मृदा। इन सभी चीज़ों पर जैव विविधता निर्भर करती है। मतलब जहाँ की जलवायु ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पर जीव जंतु ज़्यादा निवास करेंगे, तो जैव विविधता वहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये सारे कारक हैं जिस पर जैव विविधता निर्भर करती है। इसके अलावा तापमान को भी आप लोग याद रखेंगे। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है। अभी मैंने बताया था जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है ये हमारा यही वाला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ही सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो देश है वो ब्राज़ील है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत जो हमारा है वो 8वें नंबर पर आता है, तो ये भी याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं पर्वतों पर जैव विविधता की प्रवणता। तो इसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा समझाया था कि जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, मतलब पोल्स की तरफ जाते हैं, दोनों ही पोल्स की तरफ, तो जैव विविधता हमारी घटती है। तो ठीक उसी तरीके से यदि हम पर्वत की बात करें तो जब एक पर्वत होता है तो पर्वत का जो निचला पार्ट होता है, मतलब जहाँ पर घाटी होती है, वहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। वहीं पर धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो निम्न जैव विविधता पाई जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे कि पर्वतों की घाटियों में जैव विविधता उच्च होती है जबकि चोटी में निम्न होती है। इसके अलावा भारतीय जैव विविधता वाले विभिन्न क्षेत्र, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये 10 हैं, और इन 10 को ही आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र। इन 10 को ही याद रखना है। इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और कौन कौन से नहीं हैं, या फिर इनमें से किसको भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से सम्मिलित किया गया है, किसको नहीं सम्मिलित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको मैप में भी देख लेते हैं। जो हमारा ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये वाला है, हिमालयी क्षेत्र ये दिया हुआ है ऊपर, रेगिस्तान ये है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट ये आपको सभी को पता है, पश्चिमी घाट, और दक्कन का जो पठार है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसको भी याद रखना है। गंगा का मैदान, तो गंगा के बारे में आपको पता है कि जो गंगा नदी है हमारी वो यहाँ से निकलती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये हमारा हो जाएगा गंगा का मैदान। और तटीय जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जो तटीय इलाके होते हैं किनारे, उसको हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र हो गया। उसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये हमारा हो गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र उत्तर में है और पूर्व में, ऐसे करके याद रखना है आपको। और द्वीप की अगर बात कर लें तो जो हमारे द्वीप हैं ये एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार।
तो ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के, तो इनको आपको 10 को ही याद रखना है। उसके अलावा और देख लेते हैं समुद्री जैव विविधता, मतलब भारत की जो समुद्री जैव विविधता है, तो समुद्र में भी जो मछलियां हैं या प्लैंकटन, प्लवक आदि चीज़ें, मतलब इनकी विविधता पाई जाती है। तो भारत के आसपास जो भी समुद्र हैं किनारों पर, वहाँ पर समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हॉट स्पॉट के जो जनक हैं वो है नॉर्मन मायर्स, और इन्होंने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था 1988 में, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से 4 भारत के हैं। तो 4 भारत के कौन कौन से हैं? इंडो म्यांमार क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप में अगर देखेंगे तो ये ऊपर हो गया हिमालय वाला क्षेत्र, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये, और ये वेस्टर्न घाट, और ये अंडमान निकोबार, इसी को हम सुंडालैंड कहते हैं। तो ये जो हमने 4 देखे, इंडो म्यांमार क्षेत्र, इसको कहेंगे इंडो म्यांमार क्षेत्र, सुंडालैंड अंडमान निकोबार को कहते हैं, और वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट ये वाला हमारा हो गया, और हिमालयन क्षेत्र ये ऊपरी वाला पार्ट। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, और इन चारों को भी आपको याद रखना है। यानी कि भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, और इन चारों हॉट स्पॉट में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यहीं पर केरल है, और केरल में एक शांत घाटी है। तो शांत घाटी में भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा यदि हॉट स्पॉट में पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे, यानी कि जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे कि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो यदि हमें ऑप्शन में 22 मई नहीं दिया जाता है तो हमें 29 दिसंबर को टिक करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तो 22 मई को ही मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व के कई देश 29 दिसंबर को भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो जैव विविधता के सम्मेलन वगैरह हैं उनमें हम जब डिटेल में बताएंगे तो सारी चीज़ें बता देंगे। अभी हमने बस इन दोनों को एक पॉइंट्स के रूप में ले लिया था कि जो जैव विविधता है वो वैसे तो 22 मई को मनाई जाती है, लेकिन कुछ देश इसे 29 दिसंबर को भी मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ MCQs, कुछ प्रश्न हमने लिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही हो पाए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या फिर शीतोष्ण वनों में। तो ये हमने बताया ही है कि जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। और ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये इक्वेटर के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो हमारा होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरवन, पश्चिमी घाट, मानस और चेरापूंजी। तो अभी हमने भारत के 4 हॉटस्पॉट बताए हैं, और जिनमें से एक पश्चिमी घाट भी है, तो इसको भी याद रखना है। यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन है वो पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये किया है WG रोजेन। यहाँ पर हमें यही आंसर टिक करना है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के जो जनक हैं वो भी WG रोजेन ही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी या फिर 30 जनवरी को। तो ये भी अभी हमने आपको बताया था कि जो जैव विविधता है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को मनाई जाती है, जबकि कुछ जो देश हैं उसको 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? जैविक, अजैविक, जैविक और अजैविक, या फिर संसाधनों का। तो ये जैव मंडल के बारे में हमने पिछले हमने 2 वीडियो और डाले हैं EVS के, उनको भी आप लोग देख लेंगे तो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हमने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है।
यानी कि जैव मंडल में हमें जैविक और अजैविक दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित करना होता है, मतलब दोनों ही क्रियाएं उसमें सम्मिलित रहती हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही हो जाएगा। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन किया जाता है। आनुवंशिक विविधता में, पारिस्थितिकी विविधता में, जाति विविधता में या फिर सांस्कृतिक विविधता में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, क्योंकि अभी हमने समझाया था कि यदि किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन किया जाता है तो वहाँ पर किस टाइप की विविधता होती है। यहाँ पर एक समान जीव की बात हो रही है, मतलब एक समान जीन के कारण, जीन के अलग अलग रूपों, तो मतलब जीन के कारण यदि भिन्नता होती है तो वो आनुवंशिक भिन्नता होती है, यानी कि वंशानुक्रम में ही जो जीन के कारण भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला यानी कि आनुवंशिक विविधता हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वन, मरुस्थल, घास के मैदान आदि को किस विविधता में सम्मिलित किया जाएगा। तो इसको भी डिस्कस किया है, इसको करते हैं पारिस्थितिकी विविधता में, यानी कि पारिस्थितिकी विविधता या जो सामुदायिक विविधता होती है उसी में एक समुदाय से दूसरे समुदाय के मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम पारिस्थितिकी, पारितंत्र या सामुदायिक विविधता कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।